वेलकम आईएपियंस। एंड लास्ट में हमने देखा है सर्कुलर मोशन, और मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स के बेस पे ही बात करेंगे, चाहे वो 30 मिनट का या 40 मिनट का ही लेक्चर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले एग्जाम्पल गेट एग्जामिनेशन का और नेट एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल है वो सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इजीली हम सोल्व कर पाते हैं या नहीं। तो पहले बोला है गेट एग्जामिनेशन में कि अ प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट आ गया, मतलब कि देखो ये क्वेश्चन बेसिकली सेंट्रल पोटेंशियल जो है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, ये उसी के टॉपिक में से ही क्वेश्चन मैंने निकाला है। और नेक्स्ट थिंग के यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन अगर आपको आता है तो भी इसका यूज़ करके आप इजीली सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली ये सेंट्रल फोर्स मोशन का ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन से इजीली सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल दिया गया है वेयर k इज कांस्टेंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट इज। अब यहाँ पे सिनारियो क्या है कि यहाँ पे एक प्लैनेट है वो घूम रहा है अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंडर में। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल दिया गया है आपको v ऑफ r इक्वल टू माइनस के बाई आर, तो यहाँ से अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आपको पोटेंशियल दिया गया है और फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो डेल वी बाई डेल आर जैसे ही आप करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और k बाई आर मतलब कि 1 बाई आर का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस साइन। क्लियर? तो माइनस k बाई आर स्क्वेयर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, माइनस है, ये माइनस कैंसल हो रहा है और ये माइनस जो आ रहा है वो r रेस टू माइनस 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और r रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसी की वजह से माइनस साइन आगे आ रहा है। तो बेसिकली ये फोर्स के अंडर में ये जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है। तो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स है उसको हमने यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई है माइनस साइन के साथ। तो हमें पता है कि फोर्स है और यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। सो फोर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, k बाई आर स्क्वेयर, और रेडियल एक्सेलरेशन है उसको लिखा जाएगा माइनस वी स्क्वेयर बाई आर। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये बेसिकली रेडियस है और यहाँ पे भी r ही लिखा है, लेकिन r0 कंसिडर करना है, लास्ट में हम r0 कंसिडर कर लेंगे। तो ये r कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू रूट अंडर k बाई m। ओके, रूट अंडर k बाई m और यहाँ से r। क्लियर? k बाई m r। अब ये हमें v मिल गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, L इक्वल टू एम वी आर फॉर सर्कुलर मोशन। ये हमें पता है, अगर एम वी आर में ये वैल्यू है वो v की पुट कर दो, रूट अंडर k बाई एम आर और यहाँ पे r, तो m डिवाइडेड बाई रूट m और r डिवाइडेड बाई रूट r। तो इसको लिख सकते हैं हम m k और r। अब यहाँ पे लास्ट में आपको पता है कि r इक्वल टू r0 पुट कर दो, m k r0, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हमने रेडियस है वो
उसको r लिया था। तो यहाँ पे देखो m के r0 या r0 के m और रूट में, तो ये आंसर आपका सही है। देखो बेसिकली 5 to 6 स्टेप में आंसर आ गया है आपका। तो आपको क्या करना था, पहले पोटेंशियल है उसमें से आपको फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के बाद क्या किया, फोर्स को सर्कुलर मोशन में फोर्स को लिखा जाता है m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड लग रहा है फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस हमने ले ली है। यहाँ पे भी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो हमने पुट कर दिया है। इसीलिए देखो यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल मोशन है वो आप लगा दे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप लिख सकते हैं mv²/r। तो आप mv²/r लिखते तो क्या ये k/r² लिखते या -k/r² लिखते, क्या लिखना है वो आपको समझ नहीं आएगा। एक बार आपने k/r² लिखा, साइन के बिना ही लिख दिया, तो आपका आंसर डिफरेंट आता है। साइन के साथ लिखेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और रेडियल एक्सेलरेशन की जगह पे -v²/r है वो पुट कर देंगे। तो गेट एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम हमने इजीली सोल्व कर दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं आगे कि नेट एग्जामिनेशन में बोला है कि 2 पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल मास मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर अ सेंट्रल पोटेंशियल v = 1/2 kr²। अब यहाँ पे पोटेंशियल था -k/r², अब यहाँ पे पोटेंशियल है 1/2 kr²। लेट L1 and L2 बी द एंगुलर मोमेंटम एंड R1 and R2 बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियस होता है, और एंगुलर मोमेंटम का प्लूरल होता है वो एंगुलर मोमेंटा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है। रेडियस आपने पहली बार अगर देखा है तो बोलेंगे कि ये रेडियस क्या होता है। तो क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन की होती है ना, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हो बहुत ही, कि इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अगर ज़्यादा सोचोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, इफ L1 / L2 = 2, L1 L2 का रेशियो दिया है 2 और R1 R2 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो R1 R2 का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो सेम स्टेप ही हम फॉलो करेंगे कि v = 1/2 kr² है। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, देखो ∂v/∂r -∂v/∂r। तो यहाँ पे देखो k तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -kr। फोर्स आपका आ गया है -kr। अब फोर्स इक्वल टू -kr विच इज इक्वल टू MAR, क्योंकि ये लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ पे -kr इक्वल टू -mv²/r। तो यहाँ से देखो v इक्वल टू आप जैसे ही निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √k/m, और यहाँ पे रूट के बाहर r। क्लियर। अब देखो यहाँ पे L1/L2 दिया गया है 2 इक्वल टू क्या होगा, mv। देखो आइडेंटिकल मास है तो मास सेम ही होगा, v1 और यहाँ पे r1, यहाँ पे m v2 और r2। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 = m और v1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो k तो सेम है, मास भी सेम है, तो r1 आ जाएगा। तो यहाँ पे √k/m r1, और यहाँ पे भी r1 है तो r1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम। सो m यहाँ पे k/m और r2 का स्क्वायर।
अब देखो ये सभी चीज़ें सेम ही है, तो r1² डिवाइडेड बाई r2² इक्वल टू 2 आ जाएगा। r1² डिवाइडेड बाई r2² इक्वल टू 2 है, तो r1 डिवाइडेड बाई r2 को लिख सकते हैं हम √2। क्लियर? r1 बाई r2 को लिख सकते हैं हम √2। तो क्या देख रहे हो, आंसर आ गया है हमारा। क्लियर? आंसर आ गया है ए ऑप्शन। तो बेसिकली इस तरह से हम इजीली नेट के गेट के प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है वो आपको समझना होगा। हर बार आप एक ही चीज़ अप्लाई करके क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकोगे, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है। जीसेट एग्जामिनेशन में वो लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं लेते हैं कि कोई नया क्वेश्चन है वो निकाले, जनरेट करे। ये सभी जनरेट किए गए हुए क्वेश्चन होते हैं, और जीसेट एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा जनरेट किया गया क्वेश्चन वो छोड़ते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं कि जो कहीं से भी क्वेश्चन है वो मिल गया तो वो उठा लो, वहीं पे ही पुट कर दो क्वेश्चन पेपर में। बच्चों को क्या ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग हैं एडवांस, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन है वो आपको इजीली मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप आंसर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने देखो क्वांटम मैकेनिक्स हमने पूरा कंप्लीट किया है, उसमें भी मैंने जो भी चीज़ें बताई है, कम्यूटेटर है या तो हर्मिशियन एडजॉइंट है, इसमें जो भी ट्रिक्स बताई है, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये सभी में से जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको वो सभी चीज़ें हैं इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो मैं बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको अटेम्प्ट करनी है। एक एक जो मैं वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको भी नोटिस करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है बाइनरी स्टार प्रॉब्लम। बाइनरी स्टार प्रॉब्लम मतलब कि क्या, कि देखो यहाँ पे दो स्टार होते हैं, वो ये यहाँ पे एक स्टार है जिसका मास है m1, और यहाँ पे दूसरा स्टार है जिसका मास है m2। अब ये दोनों है वो रोटेट करेंगे, मतलब कि m1 है वो शायद यहाँ पे होगा, तो m2 है वो भी यहाँ पे होगा। क्लियर? तो इस तरह से रोटेशन होगा। सो टू स्टार्स, बाइनरी स्टार प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है कि टू स्टार रिवॉल्विंग इन circular orbit under their mutual gravitational attraction। अब इसका मतलब है कि m1 पे m2 का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और m2 पे m1 का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज सेम फॉर बोथ। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ से देखो ये सेंटर है वो कंसीडर करते हैं, तो m1 है उसका डिस्टेंस है वो हम r1 लेते हैं, और यहाँ से m2 का जो डिस्टेंस है उसको r2 लिखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स क्या आ जाएगा, r0 इक्वल टू r1 प्लस r2।
2। क्लियर। अब डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 है। अब यहां से सपोज ये m2 यहाँ पे पहुंच गया और m1 यहाँ पे पहुंच गया, तो ये एंगल है और यहाँ पे जो ये एंगल है वो सेम ही होगा। क्लियर। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम ही होगी, मतलब कि m1 है जब यहाँ पे पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो m2 है वो भी पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले फॉर m1। तो स्टार 1 के लिए बात करते हैं, तो m1 पे m2 का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू देखो माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि r0 का स्क्वायर। क्लियर। r0 का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r0 का स्क्वायर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ पे फोर्स है उसको भी लिख सकते हैं क्या, m1 और रेडियल एक्सेलरेशन, तो माइनस जी m1 m2 बाय r0 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 और AR है वो क्या है, माइनस V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0। क्लियर। यहाँ पे माइनस जी m1 m2 बाय r0 स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो रहा है, m1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से r0 भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो v इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर जी m2 बाय r0। v इक्वल टू मतलब कि v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी m2 बाय r0। क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से हम एंगुलर वेलोसिटी के बेस पे ये इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ से m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और r0। देखो यहाँ पे r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 है। ओके, तो एक r0 ये और ये r0 कैंसिल हो जा रहा है, तो m1 ओमेगा स्क्वायर r0 इक्वल टू देखो m1 यहाँ पे g m1 m2 डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 कैंसिल हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू g m2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी m2 बाई r0 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जी m2 बाई r0 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे r1 है। क्लियर। यहाँ पे r1 क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये रेडियस है r1 की। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये इक्वेशन 1 कह दो इसे, और फॉर m2 जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो r2 ओमेगा स्क्वायर जी m1 बाई r0 स्क्वायर। क्लियर।
यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2 इक्वल टू जी M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर। इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अब यहां से R1 प्लस R2 है, उसकी वैल्यू लिख सकते हैं R0, तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे R0 पुट करते हैं जी M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई R0 का क्यूब। क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपने निकाल ली। अब यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी आपको मिल गई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, ओके, यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको यहाँ पे देखो V1 है और V2 है। V1 और यहाँ पे V2 आप फाइंड करेंगे तो GM2 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 1, देखो यहाँ पे क्या किया था, 1 प्लस 2 किया था। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 1/2 जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, R1 बाई R2 इक्वल टू M2 बाई M1। तो ये रिलेशन भी आपको मिल गया एक। क्लियर? ये रिलेशन आपको मिल गया M1 M2 R1 R2 के बीच का। अब यहाँ पे एक और चीज हमें निकालनी है वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखो V1 बाई V2 हमें फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा R1 बाई ओमेगा R2। तो ओमेगा तो सेम ही है तो ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से। तो V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2। क्लियर? तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये ओमेगा R1 R2 इक्वल टू M2 बाई M1 एंड V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2। क्लियर? तो ये सभी चीजें है वो बाइनरी स्टार प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको याद रखनी है। और यहाँ पे किस तरह से सॉल्यूशन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 2 इक्वेशन बनाने हैं, फोर्स को इक्विवेलेंट करना है। फोर्स इक्वल टू आपको पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो R1 के अंदर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स M1 पे M2 का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अंदर की साइड लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स में भी माइनस है। और जैसे ही आप एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस v² बाई R0 आ जाएगा। यहाँ से आप ये इक्वेशन बना सकते हैं और इसी इक्वेशन से आप ये इक्वेशन भी बना सकते हैं। फॉर M2 जैसे ही आप लिखेंगे तो M2 के लिए यही इक्वेशन आ जाएगा। आपको M2 के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके ही लिखना है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। इसके बाद ये 3 रिलेशन है वो हमने फाइंड कर लिए है। तो ये था हमारा बाइनरी स्टार प्रॉब्लम। सर्कुलर मोशन में कभी कभी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको वेलोसिटी दी गई है और रेडियस निकालनी होती है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी दिया गया है तो रेशियो ऑफ रेडियस निकालना होता है। रेशियो ऑफ रेडियस दिया गया है तो रेशियो ऑफ मास निकालना होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है जिसका रिजल्ट आपको याद रखना है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी आपको किस तरह से सोल्व करना है वो भी आपको
याद रखना है। तो ये प्रॉब्लम हम करते हैं शुरू। देखो यहां पे प्रॉब्लम लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ fixed smooth sphere और cylinder where will it leave contact। क्लियर। यहां पे क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया है, देखो यहां पे एक स्फीयर है, ओके, ये स्फीयर है। अब यहां पे ये स्फीयर में यहां पे ऊपर की साइड एक ब्लॉक दिया गया है। अब ये ब्लॉक है, उसका कोई भी मास आप कंसिडर कर लो, m मास का ब्लॉक है। वो यहां देखो स्फीयर का सेंटर ड्रॉ कर दिया। वो यहां से इसको थोड़ा पुश करते हैं, तो पुश करने से ये यहां से स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट करेगा और यहां कहीं आके वो कांटेक्ट है वो लीव कर देगा, मतलब कि ये स्फीयर है उससे दूर हो जाएगा और यहां से धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पे ये ब्लॉक है, उसकी लास्ट पोजीशन है। तो पहले हमें क्या लिखना है कि सॉल्यूशन में लिखो, लेट अस assume that object will leave contact at angle थीटा। अब थीटा एंगल है वो, उससे आपको कांटेक्ट है वो लीव कर रहा है, कांटेक्ट है वो छूट रहा है, थीटा एंगल है तब। तो यहां से देखो इसका एंगल है वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये एंगल है वो थीटा कंसीडर कर लिया हमने। क्लियर। और यहां पे ये थीटा एंगल है और ये रेडियस है, दोनों साइड तो सेम ही है, ये रेडियस r लिख दिया। अब लिखो रेडियस ऑफ स्फीयर इज r और थीटा एंगल पे वो कांटेक्ट है वो लीव कर रहा है और अप टू सरफेस यहां पे अप टू सरफेस लीविंग पॉइंट it will move in arc of sphere, मतलब कि ये आर्क में यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। क्लियर। ये आर्क में मूव कर रहा है, तो हेंस we can consider this motion as circular motion। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन
को सर्कुलर मोशन से कंसीडर करके हम ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे 0 लिख देते थे, V = 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख दिया, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, V0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया है हमने। अब ये जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से ये h हाइट सोचो, ये जो पोर्शन है उसको h हाइट सोचना है, h, क्लियर। अब ये सभी चीज़ें हैं वो लिख दो यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है अपर लेवल पे, ओके। आप यहाँ पे भी 0 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी 0 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली क्या करना है कि कोई भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करते हैं, वहाँ से स्फीयर की जियोमेट्री आप यूज करके ये हम इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। तो हमें पता है, देखो ये अगर एंगल थीटा है तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो भी थीटा ही होगा, क्लियर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब यहां से देखो h, ये डिस्टेंस हमें निकालना है ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मिल जाए। तो देखो ये डिस्टेंस है r, तो r का प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, r cos थीटा। r cos थीटा है वो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा, क्लियर। और ये पूरा डिस्टेंस है वो r है, और ये डिस्टेंस है वो क्या है, ये डिस्टेंस देखो, यहां से दूसरी जियोमेट्री भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस है r, ओके, ये r है तो इसको r - h लिख सकते हैं। तो r - h लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, r - h, cos थीटा इक्वल टू r - h, और यहाँ पे r, क्लियर। तो r cos थीटा इक्वल टू r - h हो गया। तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने लिखी है। तो ये दोनों तरीके से आप डिफरेंट वे में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा मत क्वेश्चन करना कि सर इसको इस तरह की जियोमेट्री से सोल्व करें, तो आप कोई भी जियोमेट्री से सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली r cos थीटा लिखते हैं। तो एक इक्वेशन क्या बन गया, देखो r cos थीटा इक्वल टू r - h, r cos थीटा इक्वल टू r - h। अब यहाँ पे आते हैं, देखो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स mg, तो इस डायरेक्शन का फोर्स, देखो यहाँ पे कोई भी सर्कल में आप टेंजेंट बनाओगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अगर हम, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ये बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का है, और देखो यहाँ पे ये है mg साइन थीटा, और रेडियस के डायरेक्शन में ही लग रहा है फोर्स mg कोस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है क्या, mg कोस थीटा। तो यहाँ से मतलब mg कोस थीटा अंदर की साइड लग रहा है, इसलिए ये माइनस आएगा, और m a r यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
इक्वल टू एम माइनस वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से ये माइनस, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर जी कोस थीटा। क्लियर? तो इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कोस थीटा। अब यूजिंग conservation of एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से यूज किया जाता है, के ई प्लस पी ई इनिशियल इक्वल टू के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, यहाँ पे V जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर जितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये H जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस में। सो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ एम जी एच, माइनस ऑफ एम जी एच यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, v स्क्वायर है यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1/2 m वी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर जी कोस थीटा, एम आर जी कोस थीटा, और यहाँ पे इक्वल टू एम जी एच। क्लियर? यहाँ पे ये सर्कल को अब हम जाने देते हैं इक्वल टू एम जी एच। अब यहाँ पे देखो एम आर जी कोस थीटा और यहाँ पे एम जी एच आ गया। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये आर है, यहाँ पे कैपिटल होगा सभी जगह पे। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आर ही लिखते हैं हम, क्योंकि कैपिटल आर को ही हमने रेडियस है वो लिखा है। तो आर कोस थीटा है, देखो एम जी कैंसिल हो गया, एम जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एम जी कैंसिल हो गया, तो आर कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखो एच है उसको क्या लिख सकते हैं, देखो आर कोस थीटा को हमें रिमूव नहीं करना है, एच है उसको हम लिख सकते हैं क्या, आर माइनस आर कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो आप लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एच को कन्वर्ट नहीं करना है, आर कोस थीटा को कन्वर्ट नहीं करना है, एच को कन्वर्ट करना है, कि भैया जिसके मैरिज है उसको तो ले जाना पड़ेगा ना, हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड कैसे करेंगे कि हम थीटा यहाँ पे इक्वेशन में होगा तो ही थीटा फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर कोस थीटा बाई 2 एच की जगह पे पुट कर देते हैं आर माइनस आर कोस थीटा। अब आर माइनस आर कोस थीटा है यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सभी में से आर 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 निकल के कैंसल आउट कर दो, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 कोस थीटा इक्वल टू 1। सो कोस थीटा इक्वल टू 2/3
तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 होगा, वो हमारा आंसर होगा। और जैसे ही आप थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 कर दोगे तो कुछ 48.18 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा 48.189 डिग्री। तो अगर ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है स्फीयर से, तो वो कॉन्टेक्ट है वो कब लीव होगा? 48.189 डिग्री पे यहाँ पे लीव होगा। सो ये थीटा है वो कितना होगा? 48.189। क्लियर? तो यहाँ के बाद इसकी मोशन है वो किसी हो जाएगी, यहाँ से इस तरह से मोशन हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखो स्फीयर के ऊपर कोई बॉल रख दिया है तो वो रोटेशनल मोशन करेगा। रोटेशनल मोशन में ये एंगल है वो डिफरेंट आ जाएगा। जब हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे तब ऐसा ही प्रॉब्लम, हम सेम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन किसके लिए? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो रोटेटिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट लिखा होगा तो वो कॉन्टेक्ट है वो कब लीव होगा वो बताएंगे। तो इतना रखते हैं आज के लेक्चर के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ और 1 और 2 प्रॉब्लम के साथ। देखो इसके प्रॉब्लम से वो बचे हैं अभी थोड़े बहुत की, जो कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉब्लम है वो हम फोटो से भी शेयर करेंगे कि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको सोल्व करना है तो वो आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा, वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।